हेलो एवरीवन। आज थोड़ी सी टेक्निकल फिर से इश्यू हो गया, हमारा नेट पैक खत्म हो गया थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, ध्यान से उतर गई। मतलब ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू हो गया और सर्वर डाउन हो गया। ठीक है, हो सकता है पैसे जमा नहीं हुए हो या जो भी इश्यू रहा हो। ठीक है, तो इसीलिए वैसे जो लाइव आ रहा था मैं आज आपको रिकॉर्डेड वी मतलब वे में पहली बार शूट कर रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे तो उतना मजा नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में आप लोग जब रिकॉर्डेड देखें तो आपको मजा पूरा पूरा है। तो अच्छा, मैं जो आज सेशन था हमारा जो चलना था वो था आर्टिकल्स में दा का यूज। ठीक है ना, कि दा हम कहां कहां पे यूज करते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी तक जो चीजें बता दी हैं वो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा था इन सब में आर्टिकल्स में बहुत सारे हिस्से हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने पहले पार्ट में बताया था, फिर मैंने आपको क्रॉस के रूल बताए दूसरे पार्ट में, फिर मैंने कल आपको ए और एन के रूल बताए, और आज मैं आपको बता रहा हूं दा के रूल। इसके बाद आप कोई भी किताब की एक्सरसाइज नॉर्मली कर सकते हैं अगर आप इन सब चीजों को सीख लेंगे तो। अब दा के रूल में मैंने अभी तक आपको बस यही चीज समझाई थी, जब बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था तब ये समझाया था जितनी भी चीजें डेफिनेट होती हैं, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, कोई भी चीज अगर डेफिनेट है तो आप उसके साथ में क्या लगा सकते हैं, दा। और मैंने एक हिंदी में भी एक हिंदी वर्जन बताया था, वह, वही, उस, उसी, इस तरीके की चीजें, वह, वही, उसी। ठीक है ना, ये चार सेंस निकल रहे हो हिंदी में तो आपको क्या लगाना है, दा। फिर मैंने एक और सेंस बताया था अंडरस्टूड वाले सेंस में, कि अगर आप अंडरस्टूड वाले सेंस में कर रहे हैं तो भी आप मतलब उसके साथ में क्या लगा सकते हैं, दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तब मैंने आपको इतनी चीजें समझाई थी। क्रॉस के रूल्स मैंने सिखाई दिए, ए और एन के सिखाई दिए। अब दा के भी कुछ स्पेशल रूल्स हैं और लगभग 24 रूल्स हैं जो मैं जिनकी पीपीटीज बना ली है मैंने। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट अब उस चीज पर ले चलता हूं। तो बस पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट मत भूल जाना, ये तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, अब फिर से मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि जहां पर वह, वही, उसी या अंडरस्टूड के फॉर्म में आ रहा हो वहां तो आपको दा लगाने लगा। अब यहाँ पर कुछ जगह ऐसी आएंगी जहां पर ये चीजें आ रही हो या नहीं आ रही हो, चाहे वह, वही, उसी का फॉर्म हो, चाहे अंडरस्टूड का फॉर्म हो या ना हो, आपको रूल अगर वो लगाना है और वहां वो कह रहा है कि ऐसी जगहों पर दा लगता है तो आपको दा लगाना है, चाहे वो डेफिनेट हो रहा हो या नहीं हो रहा। वो रूल है, वो क्या है, रूल है। तो वो रूल आपको फॉलो करने हैं। तो जो रूल है, रूल नंबर 1 बहुत इजी रूल है, ज्यादातर लोग बच्चे जानते हैं सभी इस रूल को। हाँ, देखना भाई, पहला रूल, नेम्स ऑफ रिवर्स, दुनिया की कोई सी भी नदी हो, कोई सा भी सागर हो, कोई सा भी महासागर हो, कोई सा भी कैनल हो, बेज हो, गल्फ्स हो, इनके साथ में अनिवार्य रूप में इनके नाम अगर इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा इन शब्दों के साथ में, इनके नामों के साथ में, कोई भी नदी का नाम दिया हो, कोई भी सागर हो, कोई भी महासागर हो, कोई भी कैनल का मतलब होता है आपका नहर, सही है ना, बेज एंड गल्फ्स, इन चीजों का अगर है नाम दिया हुआ है तो आप इनके साथ में अनिवार्य रूप में क्या लगाएंगे, दा। चाहे वो डेफिनेट हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ रहा हो, चाहे आगे आ रहा हो, चाहे बीच में आ रहा हो, चाहे लास्ट में आ रहा हो। जैसे मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, ठीक है ना, द टाइटैनिक सैंक इन एटलांटिक ओशन। अब देखो ये ओशन का नाम है तो यहां पर अनिवार्य रूप में आपको क्या लगाना है, दा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखो गंगा, अब देखो ये कुछ नाम में थोड़ा सा मैं आपको फिर से बता दूं, देखो सीज के नाम जैसे आपने देखे होंगे, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, सही है ना, और भी सागर है, अरब सागर है, रेड सी है, डेड सी है, बहुत सारे हैं। जो भी सी करके आता है तो आप आराम से कर सकते हो। ओशनों में ओशन करके आ ही रहा होता है, कैनलों में भी कैनल करके आ ही रहा होता है, जैसे सुएज कैनल, ठीक है ना, जैसे बेज और गल्फ में भी बे ऑफ बंगाल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, कोई भी चीज नाम तो आ ही रहा होता है। लेकिन नदियों के नाम में आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि, और खासतौर पे इंडिया की नदियों में, क्यों, क्योंकि भारत की जो नदियां हैं वो लड़कियों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर ज्यादा है, गंगा, मंदाकिनी, कावेरी। कहीं आप कंफ्यूज हो गए कि अब ये किस चीज के लिए, अब देखो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, तो यहां पर किस चीज के लिए, रिवर के लिए, तो यहां पे आप अनिवार्य रूप में क्या लगाओगे, था। अब मान लो यही सेंटेंस अगर इस तरीके से होता, डैश गंगा इज अ गुड गर्ल, इज अ गुड गर्ल, अब इस तरीके से दिया होता तो क्या आता, कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पे ये प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन तो यहां पे भी है लेकिन यहां पे ये नदी का नाम है, ठीक है ना। तो अगर ये किसी व्यक्ति का नाम है, मैंने आपको प्रॉपर नाउन क्रॉस वाले रूल में बताया था, प्रॉपर नाउन जब किसी जगह के लिए हो या किसी व्यक्ति के लिए हो, ये किसी नदी का नाम है, तो आपको ध्यान रखना है इन रूल्स को, ठीक है ना। ये पहला नियम है, बहुत इजी नियम है, बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो और लगभग सभी को पता भी होगा। नदियों के नाम, सागरों के नाम, महासागरों के नाम,
कैनल्स के नाम, बेज के नाम और गल्फ्स के नाम। इसमें जो अपवाद है, जो एक्सेप्शन है, बस एकमात्र है, एक्सेप्शन है सिर्फ एकमात्र है, हडसन बे, हडसन बे। अब ये भी एक खाड़ी है, ये भी एक खाड़ी है, लेकिन इसके संग में कोई आर्टिकल नहीं आता। क्यों नहीं आता, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारी कमियां हैं। कोई कारण, कोई लॉजिक नहीं है, बस उन्होंने कह दिया, अब हमें मानना पड़ेगा। और हम जब लिख रहे हो या कर रहे हो तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हडसन बे के संग में कुछ नहीं लगाना, ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी की कोई भी बे हो, द बे ऑफ बंगाल हो, द गल्फ ऑफ मेक्सिको हो, पैनामा कैनल हो, है ना, सुएज कैनल हो, कोई सा भी ओशन हो, 5 ओशन होते हैं ये तो आपको पता ही है, कोई सा भी सी हो। और नदियों में आपको ध्यान रखना है, टेम्स नदी हो, गोमती नदी हो, कोई सी भी नदी हो, इनके साथ में अनिवार्य रूप में दा का प्रयोग करें। ये पहला नियम है, बहुत ईजी नियम है, आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। और स्क्रीनशॉट वगैरह ये तो फिलहाल मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट जो लेना हो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा रूल, अब ये आपको ध्यान करते हुए चलना है। ठीक है, इस रूल को भी थोड़ा सा ऐसा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब तो मैं आपसे ये भी नहीं पूछ सकता आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, अपने कॉमन सेंस के आधार पर ही हैंडल करते हैं। नेम्स ऑफ ट्रेन्स, नेम्स ऑफ ट्रेन्स, ट्रेनों के नाम के साथ, जहाजों को, पानी के जहाजों के नाम के साथ, हवाई जहाजों के नाम के साथ और डेजर्ट्स के नाम के साथ। अब तुम कहोगे सर डेजर्ट्स का इनके संग क्या है, बस ऐसे ही डाल दिया है रूल को कम करने के लिए, वरना अलग से एक रूल बनाना पड़ता है डेजर्टों के नाम के लिए। ठीक है, तो इसीलिए बस एक ही में मिक्स कर देता हूं मैं, ताकि रूल्स जहां 26-27 थे वो 24 में समेट दिए गए हैं। तो अब देखो, अगर हम नॉर्मल अपनी बात करें, हम और आप, हम में से बहुत कम लोग पानी के जहाजों में हमने सफर किया है या हवाई जहाजों में सफर किया है। हम लोग जो आम भारतीय हैं, हम लोगों ने ट्रेनों के धक्के ज्यादा खाए हैं, ट्रेनों के सफर ज्यादा किए, इसलिए हमें ट्रेनों के नाम ज्यादा पता है। तो पेपर बनाने वाले भी अक्सर इनके नाम का इस्तेमाल कम करते हैं, वो ट्रेनों के नाम ही ज्यादा देते हैं। ठीक है ना, डेजर्ट्स गिनती के जो 4-5 हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान करते चलना कि क्या क्या है। देखो, डेजर्ट्स में तो सहारा, आपका थार, आपका गोबी डेजर्ट, एक है आपका कालाहारी। ठीक है ना, इन नामों को आप ध्यान कर लें कि इनके साथ में अनिवार्य रूप में आपको क्या लगाना है, दा। अनिवार्य रूप में किसी भी जगह पे आ रहे हो, ये रेगिस्तानों के नाम है, इनके साथ में आपको दा लगाने लगाना। पेपरों में ज्यादातर सहारा आया है और एक बार थार आया है, अभी तक ये तो नाम नहीं आए, लेकिन मैंने वैसे ही लिख दिया। बाकी आपको जितने पता हो मरुस्थलों के नाम, मुझे तो मैं आपको इंग्लिश के पेपरों में आने वाले नामों के बारे में बता रहा हूं। ठीक है ना, अच्छा, हवाई जहाजों के नाम कॉमन है नहीं है, लेकिन कोई भी हो, जैसे मान लो बोइंग 007 हो, कोई भी नाम दिया हो किसी हवाई जहाज के लिए। पानी के जहाज, अब पानी के जहाजों की बात करूंगा तो टाइटैनिक के अलावा कोई दूसरा तीसरा नाम मैंने खुद नहीं सुना, है ना। नॉर्मल हम लोग पानी के जहाजों का सफर हम लोगों ने नहीं किया है, तो हम लोग को पानी के जहाजों के नाम ज्यादा नहीं पता है। लेकिन ट्रेनों के नाम पूछोगे तो गोमती एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तमाम गाड़ियों के नाम हम बता सकते हैं। गरीब रथ, पंजाब मेल, बहुत सारी हैं। ठीक है ना, कहीं की भी बता कर सकते हो, जम्मू तवी, जम्मू एक्सप्रेस, चेन्नई एक्सप्रेस, कॉमन है कि नहीं। तो ट्रेनों के नाम इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो, राजधानी एक्सप्रेस, सीधी सी बात, यहां पे आप क्या लगा सकते हो, दा। अब देखो टाइटैनिक अब तुम कहोगे सर मूवी का नाम भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी फिलहाल जब कुछ नहीं दिया हुआ तो ऐसा नहीं देंगे कि टाइटैनिक मतलब यहां पर मूवी का नाम है। फिलहाल तो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसी के लिए सहारा यहां पे आ ही चुका है, दा। अच्छा, इनमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना पड़ सकता है। अब जैसे मान लो मैंने अभी इससे पहले एक सेंटेंस दिया था, अब देखो यहां पर मैंने एक सेंटेंस दिया था, टाइटैनिक सैंक इन डैश अटलांटिक ओशन। अब देखो इससे पहले भी मैंने यहां पे क्या लगा रखा था, क्योंकि अब देखो ये डूबने की बात चल रही है, सही है। अब डूबी है तो कोई ना कोई वस्तु होगी, और कोई वस्तु जो डूबी है उसका नाम टाइटैनिक रखा हुआ है, और वो भी महासागर में डूबी है, तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल सी बात है, एक पानी का जहाज का ही नाम होगा, नाव होगी, पनडुब्बी होगी, कुछ तो होगी। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके के नाम आए तो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। तो अब अभी तक देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिए, नदियों के नाम, सागर, महासागर, ये बता दिए, है ना। और एक नियम मैंने किस चीज का बता दिया, ट्रेनों के नाम, पानी के जहाजों के नाम, हवाई जहाजों के नाम और रेगिस्तानों के नाम। इनके साथ में अनिवार्य रूप में आपको दा लगाना, चाहे ये डेफिनेट हो या ना हो, चाहे इनके साथ में वह वही उसी का सेंस आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। ठीक, अगला नियम, हाँ, अगले नियम पर चलते हैं। अब देखो, होटलों के नाम के साथ,
मोटेल्स, बार्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स। अब देखो होटल और रेस्टोरेंट वगैरह, बार, क्लब आप समझते हो। मोटेल क्या होते हैं? मोटेल होते हैं नॉर्मली हाईवेज वगैरह पे कभी आप जाओगे तो जहां पर मोटरिस्ट वगैरह के रुकने की व्यवस्था होती है। नॉर्मली हम अगर हमारे ढाबे वगैरह आप देखोगे हाईवेज पे जो ढाबे बने हुए हैं वहां पे क्या ट्रक वाले लाइन से लगा के खड़ी कर देते हैं, ठीक है ना। विदेशों में थोड़ी सुविधाजनक तरीके से होती है, वहां पर पूरी व्यवस्था होती है पार्किंग की। तो जहां पर गाड़ियों को खड़ी करने की पूरी पार्किंग की व्यवस्था हो, उनकी मरम्मत की व्यवस्था हो, उनमें कोई कमी बेसी है हवा भरने की या कोई नट बोल्ट कसने की, ऐसी चीजों की व्यवस्था होती है, उन जगहों को मोटल बोलते हैं। जहां व्यक्ति ठहर भी जाता है, उनकी गाड़ियों की मरम्मत वगैरह भी हो जाती है, यानी कि कंबाइंड वे में उन्हें बोलते हैं मोटल्स, जहां स्पेशली फॉर मोटरिस्ट। होटल वगैरह नॉर्मल होते हैं, बार, क्लब, रेस्टोरेंट। तो किसी भी होटल का नाम, मोटल का नाम, बार, क्लब या रेस्टोरेंट का नाम हो, उसके संग आप अनिवार्य रूप में क्या लगा सकते हैं? दा का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो जैसे ताज होटल, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? दा, ये होटल का नाम है। लियो क्लब, कोई सा भी क्लब हो सकता है, कोई सा भी बार हो सकता है, इंडिया बार, ठीक है। जितने भी हमारे मतलब आसपास क्षेत्र में कोई बार है उनसे पहले हम क्या लगा सकते हैं? दा। क्लबों के साथ रेस्टोरेंट। अब दिक्कत क्या है? अब दुनिया भर के रेस्टोरेंटों के नाम या होटलों के नाम हम लोग को तो पता है नहीं है, तो फिर से कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात करें, अब देखो ये मैंने एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई एंजॉयड अ डिलीशियस मील। मैंने एक डिलीशियस मील एंजॉय की, कहां पे? सिटी सेफ, एट सिटी सेफ। अब यहां पे एक जगह दी हुई है, अब ये पता नहीं क्या है। अब सीधी सी बात है, मैंने यहां पर खाना एंजॉय किया, तो सीधी सी बात है एक कॉमन सेंस लगाएंगे, या तो ये रेस्टोरेंट होगा या कोई होटल होगा। ऑटोमेटिक अपने आप लगाना है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस लगाना है, तो कॉमन सेंस लगाने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये रेस्टोरेंट या होटल है, तो ऑटोमेटिक हम यहां पे क्या लगा सकते हैं? तो इनमें ज्यादा सोचना नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब वो आपको इतने कंफ्यूजिंग नाम नहीं देंगे कि आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। बिल्कुल आम, बिल्कुल कॉमन तरीके से पूछेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगी ये क्या चीज है, ठीक है। आपको ज्यादा इसमें मतलब माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस होटल, मोटल्स, बार्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट्स, ठीक। तीसरा रूल ये है। चौथा, एक्चुअल में आज ज्यादा रूल्स भी हैं, ठीक है, थोड़े ज्यादा रूल्स हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हैंडल करते हैं। हाँ, अब देखो ऐसे ही न्यूज़पेपरों के नाम के साथ, मैगजीन्स के नाम के साथ, कोई भी अखबार हो, कोई भी पत्रिका हो, धार्मिक किताबें हो, कोई भी धार्मिक किताब हो, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये चार चीजें मैंने एक साथ में ऐड कर दी हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनीतिक, अब पहले मैं आपको कॉमन सेंस की तरफ ले चलता हूं। राजनीतिक दलों में भी, अब आप कहोगे सर दुनिया में इतने सारे राजनीतिक दल हैं, हम कैसे याद रखें? याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली वो ऐसे ही दलों के नाम देंगे जो आपने ज्यादा सुने हो। नॉर्मली कांग्रेस, बीजेपी, ऐसे ही नाम देंगे जो नेशनल लेवल पे पेपर जो बनता है वो पूरे इंडिया के लिए बनता है, ठीक है ना। और यूपी के किसी पेपर में आने वाला है तो यूपी से जुड़े हुए ही सपा, बसपा, कांग्रेस, है ना, रालोद, जिनको ज्यादा लोग जानते हैं, जिनके बारे में जानकारी है। अब इतना तो आप लोग भी पॉलिटिक्स से अनजान नहीं हो कि कुछ पार्टीज के नाम नहीं पता अपने आसपास क्षेत्र के, ठीक है ना। तो उन्हीं पार्टीज, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ बीजेपी, तो इससे पहले क्या लग जाएगा? द। अच्छा, इंडिया टुडे क्या है? एक मैगजीन है, कोई भी मैगजीन हो, द टाइम्स हो, द फॉर्ब्स हो, द इंडिया टुडे, इंडिया की हो, इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकल हो, कुछ भी हो, बस आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और थोड़ा ध्यान रखना है। दैनिक जागरण आप लोग सब पढ़ते ही हैं, तो इसके संग भी था। अच्छा, रिलीजियस बुक्स चाहे किसी भी धर्म की हो, अब हिंदू धर्म में बहुत सारी हैं, मुस्लिम धर्म में कुरान है, ठीक है, आपका सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, हर धर्म की अपनी अपनी क्या कहते हैं बाइबल है, क्रिश्चियन धर्म में, तो हर धर्म की अपनी अपनी धार्मिक किताबें होती हैं। हिंदुओं में वेद हैं, पुराण हैं, हनुमान चालीसा है, शिव पुराण है, जो भी हैं, XYZ, रामायण, महाभारत, जितने भी हैं, गीता, भगवत गीता, ये सब किस में आएंगी? रिलीजियस बुक्स में। और रिलीजियस बुक्स के संग में भी आपको क्या लगाना है? द। तो अब जैसे रामायण है तो यहां पर भी क्या जाएगा? द, अगर ये धार्मिक किताब के लिए काम कर रही है। अब देखो मैंने कॉमन सेंस के लिए एक सेंटेंस यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पे एक पेपर में एक सेंटेंस आया, ट्रिब्यून, हो सकता है आपने ये नाम नहीं सुना हो, लेकिन मेरे ऑफलाइन बैचेस में मैं जिनको भी पढ़ाता आया हूं उन सबको पता है। मैं नॉर्मल यही वाला एग्जांपल लेता हूं, ये पेपर में आ चुका है, लेकिन आया 2010 से पहले के में, ठीक है ना। ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड एवरी वीक फ्रॉम चंडीगढ़। ट्रिब्यून हर हफ्ते पब्लिश की जाती है। देखो पब्लिश की जाती है का मतलब क्या है? छपती है, प्रकाशित की जाती है। प्रकाशित की जाती है तो या तो ये अखबार है या कोई मैगजीन है, और हर हफ्ते होती है, सीधी सी बात है ना। और कहां से? चंडीगढ़ से। तो आप अपने आप देखो, हर हफ्ते होती है तो कोई नॉर्मल किताब तो है नहीं है, कोई नॉर्मल किताब नहीं है, ये कोई मैगजीन है या कोई अखबार है जो हर हफ्ते आता है। तो कॉमन सेंस लगाते हुए आप इसमें क्या लगा सकते हो? द।
ये और ध्यान रखना है, मैंने यहां पर रिलीजियस बुक्स की बात करी है, सिंपल बुक्स की बात नहीं करी है कि बाद में आप ये सोचो कि जैसे किरण पब्लिकेशन वाली बुक के साथ में दा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, वो नॉर्मल बुक है। आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक किताब है, अखबार, मैगजीन्स और पॉलिटिकल पार्टीज। गॉट इट? सिंपल सा इजी सा रूल है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो ले सकते हैं आप। उम्मीद करता हूं समझ में आ रही होंगी। ये अभी वैसी वाली चीज है, अभी इसमें कम मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ ध्यान रखना है कि इन इन चीजों के नाम के साथ हमें दा का प्रयोग अनिवार्य रूप में करना है, चाहे ये डेफिनेट हो या ना हो। ठीक, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखो, नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। माउंटेन रेंजेस का मतलब देखो, यहां पर मैंने माउंटेन रेंजेस लिखा है, माउंटेन पीक्स नहीं लिखा है। देखो अब जैसे यहां पर माउंट एवरेस्ट दिया है, माउंट एवरेस्ट क्या है? एक माउंटेन पीक है। ये तो क्या है? पर्वत चोटी है। ये पर्वत श्रृंखला की बात चल रही है, ये पर्वत चोटी है, यही कंफ्यूज नहीं होना है। माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है। पर्वत श्रृंखला का मतलब होता है जो कई सारे पर्वतों से मिलकर बनी हुई श्रृंखलाएं, जैसे अरावलीज, जैसे हिमालयस, सही है ना, जैसे आल्प्स, एंडेस, रॉकेज, ठीक है, ये जो होती हैं। तो अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो इनके साथ में आपको अनिवार्य रूप में क्या लगाना है? दा। लेकिन माउंट एवरेस्ट के संग में कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये पर्वत चोटी है, पर्वत श्रृंखला नहीं है। बस यही कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मैं अभी जैसे मैंने आपसे कहा ना, धार्मिक किताबों के संग लगाना है, खाली किताबों के नाम के साथ नहीं लगाना है। धार्मिक किताबें होंगी तो ही आपको उनके साथ में दा का प्रयोग करना है। ओके, अच्छा ऐसे ही यहां पे है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, टापुओं, जो द्वीप होते हैं, जो द्वीप होते हैं उनके समूहों के साथ। अब देखो जैसे वेस्ट इंडीज है, अंडमान है, निकोबार है, लक्षद्वीप, सही है, इनके साथ में आप क्या लगाओगे? दा का प्रयोग करोगे। हर किसी के साथ नहीं करोगे। अब जैसे आपको दे दिया श्रीलंका, क्या दे दिया आपको? श्रीलंका। अब श्रीलंका द्वीप तो है, ये टापू तो है, लेकिन ये टापुओं का समूह नहीं है, ये सिर्फ एक टापू है, सिंगल टापू है। तो हमने क्या बात करी है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम के साथ। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जैसे वेस्ट इंडीज, कैरिबियन द्वीप, वहां पर कई सारे टापुओं से, मतलब कई सारे टापू हैं, जमाइका और पता नहीं कौन कौन से हैं, तो उन सबको मिलकर वेस्ट इंडीज बनती है। तो इसलिए क्या आएगा था? अंडमान में भी कई सारे टापू हैं, लेकिन श्रीलंका सिंगल टापू है, इसलिए कुछ नहीं आएगा। ठीक, अच्छा एक दो किताबों की भी बात कर लूं। एक बहुत बहुत बड़ी किताब है जो पूरे नेशनल लेवल पर चलती है, इंग्लिश की। उसमें एक जगह पर ऐसा मेंशन है कि अरावली के, मतलब उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है, कभी किताब चेक करना, नाम नहीं लूंगा इस तरीके से, अरावली के साथ में दा का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला ही नहीं है, उस किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं वो कहां पे गलत कर रहे हैं। अरावली तो पर्वत श्रृंखला ही है, लेकिन ये नियम अभी पूरा नहीं है। अब मैं आपको कंप्लीट नियम बताता हूं। पूरा नियम क्या है? ये किताबी नियम है, ये तो नॉर्मल हर किताबों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कंप्लीट तरीके से नहीं बताया हुआ है। पर्वत श्रृंखलाओं के साथ में या टापुओं के समूह के साथ में अनिवार्य रूप में दा का प्रयोग होगा, बशर्ते वो प्लूरल फॉर्म में हो। कौन से फॉर्म में हो? प्लूरल फॉर्म में हो। अब खाली अरावली लिखा होगा तो वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है। खाली वेस्ट इंडी, वेल तो वेस्ट इंडी होती नहीं है, वेस्ट इंडीज ही होता है, लेकिन अंडमान लिखा होगा तो दा नहीं आएगा, अंडमान होगा तभी दा आएगा। प्लूरल फॉर्म में होने चाहिए ये लिखे हुए, जैसे अरावलीज है, हिमालयज है, आल्प्स है, ठीक है ना। ये अब देखो आल्प्स में एस पहले से लगा हुआ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है, तो यहाँ पे दा लगाना है। अगर आपको खाली हिमालय दे दिया तो आप दा नहीं लगाएंगे, खाली अरावली दे दी तो दा नहीं आएगा। तो आप टेंशन ना लें, आपके पेपरों में हमेशा एस लगा हुआ ही आएगा। ठीक, ये पहले एक पेपर में आ चुका है, उसमें आंसर की में कुछ नहीं मतलब आना था, आंसर की के मुताबिक यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आना था। तो किताब छापने वालों ने ज्यादा सोचा विचारी नहीं करी, बस उन्होंने लिख दिया कि पर्वत श्रृंखला ही नहीं है। अब ये मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या सोच के छापी है, पर आप अपने दिमाग में पढ़ लें अरावली पर्वत श्रृंखला है। बस अंतर क्या है कि इसके संग में यहाँ पे दा क्यों नहीं आया? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में नहीं है। अगर ये प्लूरल फॉर्म में होता तो दा अनिवार्य रूप में लगता। तो इस रूल को ढंग से समझें, पर्वत चोटियों, पर्वत श्रृंखला या द्वीपों के समूह के साथ अनिवार्य रूप में दा आएगा, बशर्ते वो किस फॉर्म में हो? प्लूरल फॉर्म में हो। गॉट इट? ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। 5 रूल हो गए, 19 बचे अभी तो काफी रूल्स हैं। चलो भाई आ गए। हाँ जी, अब देखो ऐतिहासिक इमारतें, ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक वंश, ऐतिहासिक साम्राज्य,
इनके नामों के साथ भी अनिवार्य रूप में आपको दा लगाना है। अब मैंने सबकी एक एक ले लिया है। अब देखो ऐतिहासिक इमारत कैसी, जैसे हमारे भारत की ले लो, दुनिया भर की ले लो, जो ऐतिहासिक है, पिरामिड्स, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लाल किला, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ये सब किस में आती हैं? ऐतिहासिक इमारतों में आती हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहां पे एक एग्जांपल ले लिया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो इसके संग में अनिवार्य रूप में क्या आ जाएगा? दा। ठीक है। ऐतिहासिक घटना कोई सी भी हो सकती है, जैसे वर्ल्ड वार, पानीपत की लड़ाई, हमारे भारत के हिसाब से दांडी यात्रा, दांडी मार्च। ठीक है ना। कोई भी चीज, कोई भी घटना जो ऐतिहासिक हो, ऐसी घटनाओं को हम, ऐसी घटनाओं के साथ भी अनिवार्य रूप में क्या लगाएंगे? दा। कोई भी युग हो, जैसे हिम युग, तो यहां पे आ गया द आइस एज, द स्टोन एज, कोई भी हो सकता है। डायनेस्टी आपने बहुत सारी पढ़ी है जीएस में, मौर्य डायनेस्टी, गुप्त वंश, वंश जिसे बोलते हैं, उनके साथ में भी अनिवार्य रूप में द। और साम्राज्य भी आपने कई सारे पढ़े होंगे, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश एम्पायर, रोमन एम्पायर। ठीक है। ऐसे एम्पायर्स के साथ में द। अब देखो यहां पर तो सीधी सीधी ये दिख रहा है, एम्पायर दिख रहा है, डायनेस्टी दिख रहा है, ठीक है, एज दिख रहा है, तो इनमें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। इनके थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, इसलिए पेपरों में यही ज्यादा आते हैं और ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। पेपरों में ताजमहल का बहुत बार आ चुका है, वो आपको सीधे सीधे दे देंगे कि मतलब ताजमहल इज वेरी फेमस, तो वो सेंटेंस ऐसा दे दिया, वो सेंटेंस क्या होगा? गलत। तो वहां पर क्या आएगा? द ताजमहल इज वेरी फेमस। गॉट इट? क्योंकि ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत है। ठीक। और इमारत, अब तुम कहोगे सर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये जितनी भी बनी है ये सब ऐतिहासिक हैं। इनके साथ में इतिहास, इन्होंने इतिहास बनाया है, इनके संग में इतिहास जुड़ गया है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। तो ये अभी इजी वाले नियम चल रहे हैं, जिसमें आपको बस सिर्फ क्या है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं, बस अपने दिमाग में भरना है कि इनके साथ में अनिवार्य रूप में आपको दा लगाते हुए चलना है। ओके, समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। एक और किताब का नियम जो बहुत सारी किताबों में गलत तरीके से दिया रहता है, ठीक है ना, उसको और समझना, मजा आएगा आपको इस चीज को समझने में। देखो यहां पे दिया है दिशाओं के साथ में। किसके साथ में? दिशाओं के साथ में। अब दिशाएं तो जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और नॉर्मली इसमें से भी 6 दिशाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब 4 तो ये हो गई, अब बची हुई 2 कौन सी है? एक तो लेफ्ट और एक होती है राइट। ठीक है। अब किताब कहती है कि इनके संग में दा आएगा। किताब कहती है, अभी मैंने कुछ नहीं कहा, किताब जो कहती है, किताब कहती है इनके संग में दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब पेपर में ये सेंटेंस आया था, ये बच्चे बोर हो गए होंगे कि ये सेम सेंटेंस बार बार लिखते हैं, क्योंकि पेपर में आया, अब जैसा आया वैसे ही तो सिखाएंगे। अब पेपर में ये सेंटेंस आया, अब बच्चा जो किताब पढ़ के जाता है वो दोनों जगह पे क्या लगा देगा? दा। उसने यहां पे भी दा लगा दिया, यहां पे भी। अब पेपर में क्या हुआ, उसका 2 में से एक गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ही सही है बस। अब ये गलत ये सही, तो नंबर कितने आए? 1 सही हुआ और 54 इसकी गई, तो कितने नंबर आए? 0.75। इतने नंबर आए 200 में 75, यानी कि 37.5%। तो इतने में पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। यही चीज, यही दिक्कत होती है। ठीक है ना। तो आप खाली किताब के ऊपर ना जाएं, खाली किताब के रूल्स को फॉलो ना करें अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो। ठीक है ना। उसमें जो कमियां हैं उनको समझने की कोशिश करें। अब तुम कहोगे सर ये नियम कैसे सही होगा? तो नियम सही कैसे होगा, बस अपने दिमाग में भर लो। दिशाओं के साथ में, सही है ना, दिशाओं के साथ में अनिवार्य रूप में दा आएगा, बशर्ते उससे पहले कोई प्रेपोजिशन आ रही हो। क्या आ रही हो? प्रेपोजिशन आ रही हो। ये है नियम। दिशाओं से पहले दा नहीं आता। दिशाओं से पहले दा कब आएगा? जब उनसे पहले क्या लग रही हो? प्रेपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा। अब देखो, गो क्या है? वर्ब। गो क्या है? वर्ब, इसलिए यहां पर कुछ नहीं आया। लेकिन इन क्या है? प्रेपोजिशन, इसलिए यहां पर क्या आया? दा। अब जैसे हम एक और सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, किसी को हम दिशा निर्देश दे रहे हो, एक तो हमने ऐसे बोला और एक हमने ऐसे बोला। अब ऐसे बोला, एक तो हमने किसी से बोला बाएं मुड़, टर्न लेफ्ट, तो क्या आएगा? कुछ नहीं। क्यों? टर्न क्या है? वर्ब। टर्न क्या है? वर्ब। लेकिन अगर हमने किसी से ये कहा है कि बाईं ओर मुड़, तो हम क्या कहेंगे यहां पे? द, टर्न टू द लेफ्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से। अब यहां पर दा क्यों आया है? क्योंकि टू क्या है? प्रेपोजिशन। ये है रूल। रूल ढंग से पता होना जरूरी है। किताबों में थोड़ी कमी बेसी दे दी है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, चलो भाई, ये तो इजी सा रूल है। कुछ रूल बहुत सिंपल हैं, कुछ रूल तो ऐसे हैं जो 1 मिनट में 3 रूल हो जाएंगे। ठीक है ना।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल बस याद रखने वाली बात है। फिजिकल पोजीशंस, फिजिकल पोजीशन का मतलब है जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर जो होते हैं पोजीशन बताने के लिए, जैसे इन द मिडल या एट द टॉप या एट द बॉटम, मतलब कोई भी चीज हो, टॉप बॉटम मिडल, सही है ना, ऐसी चीजों का सेंटर, ये पोजीशन बताने के लिए होते हैं। इनके संग में इस तरीके से दा होता है। सिंपल सा फंडा है, कोई खास वो नहीं है, आप बस एक दो याद रख लो, बस कोई वैसा नहीं आता पेपर में। इस रूल में कोई ऐसी खास चीज नहीं है, ये तो बस रूल के नाम पे बस ऐड कर दिया गया है, इसमें ऐसा कुछ ज्यादा खास वो नहीं था। हाँ, अब ये है जो कल मैंने शायद एक जगह पे छोड़ा था, अब उसको समझाने का टाइम है। अब देखो कल यहां पे मैंने एक जगह पे छोड़ा था, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो आपको, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इस तरीके का सेंटेंस आए तो यहां पे ए लगाना, यहां पे लगाना है द, और यहां पे दोनों जगहों पे क्या लगाना है आपको, द। कल अगर आप लोगों को ध्यान हो, कल की वीडियो आपने देखी हो, तो मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट, और कई बच्चों ने ये कहा था जो सीबीएसई बोर्ड के, उन्होंने कहा था इससे पहले द आएगा क्योंकि सुपरलेटिव के साथ में द आता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से बताया था। अब मैं इसके पीछे का राज बताता हूं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। आपके टीचरों ने जो आपको बताया वो गलत नहीं बताया, लेकिन थोड़ा सा कम बताया, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैं इसको थोड़ा और छोटा कर दे रहा हूं। अब देखो आप लोगों के टीचरों ने आपको ये समझाया सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स के साथ में दा का प्रयोग करेंगे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, पहले ये चीज पता होना चाहिए। अब जैसे हम नॉर्मली 3 डिग्रीज होती हैं, सही है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। क्योंकि अभी इसके बाद कंपेरेटिव डिग्री का भी नियम आएगा, तो इसलिए थोड़ा ध्यान करके चलना, ठीक है। जैसे हमने एक कोई चीज लिखी गुड, बेटर, बेस्ट, एक हमने लिखा टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ये आपने बचपन में पढ़ रखे हैं। एक हमने लिखा यही शब्द इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट में बस क्या लग जाएगा यहां पर, मोर इंटेलिजेंट, और यहां पे क्या लग जाएगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। होगा या नहीं होगा, ये तो आपने पढ़े ही हुए हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब आप अपने टीचर की कही हुई बात का ध्यान करना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा हमेशा आएगा, मैं भी कह रहा हूं हमेशा आएगा, लेकिन कब आएगा, जब उसका अर्थ क्या निकल रहा होगा, सबसे, क्या निकल रहा होगा, सबसे। ध्यान करना, समझने की कोशिश करना। अब देखो ये तो हो गया अच्छा, ये हो गया अधिक अच्छा, ये हो गया सबसे अच्छा। यहां पे बेस्ट का मतलब क्या है, सबसे अच्छा। अगर हम इसकी हिंदी पूछें किसी से, तो इसकी एक हिंदी निकलती है सबसे अच्छा, इसी एक सिंगल वर्ड की, बेस्ट। बेस्ट में ही सबसे अच्छा पूरा छिपा हुआ है, खाली अच्छा नहीं कह सकते, अधिक अच्छा नहीं कह सकते, बेस्ट का मतलब ही सबसे अच्छा है। ऐसी टॉलेस्ट का मतलब क्या है, सबसे लंबा, सबसे लंबा। इस सिंगल वर्ड का ही मतलब क्या है, सबसे लंबा। लेकिन यहां पे मोस्ट इंटेलिजेंट में मोस्ट का मतलब तो क्या है, सबसे, और इंटेलिजेंट का मतलब क्या है, होशियार। होशियार, अधिक होशियार, सबसे होशियार, तो मोस्ट का मतलब है सबसे। अब ये दो शब्द हैं, कितने शब्द हैं, ये 2 शब्दों से बना है, ये सिंगल वर्ड है, ठीक है। अब देखो टॉलेस्ट का कोई अर्थ पूछेगा तो हमेशा क्या निकलेगा, सबसे लंबा, चाहे वो पीछे कुछ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। जैसे इसमें मतलब जो आ रहा है इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है, सबसे लंबा। और मैंने आपसे क्या कहा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में दा हमेशा लगेगा अगर उसका अर्थ क्या निकल रहा हो, सबसे। तो वो सबसे लंबा लड़का है, वो क्लास का सबसे लंबा लड़का, तो यहां तो दोनों जगह पे आपको दा लगाना ही लगाना। लेकिन मोस्ट के साथ में एक लोचा है कि मोस्ट के 3 अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है सबसे, एक अर्थ होता है हिंदी वाला बहुत, जैसे इंग्लिश में वेरी बोलते हैं, और एक अर्थ होता है ज्यादातर। मोस्ट शब्द के 3 अर्थ होते हैं, सबसे, बहुत और ज्यादातर। अगर सबसे का सेंस आ रहा है तो आपको दा लगाना है, बहुत का अर्थ आ रहा है तो आपको ए लगाना है, और ज्यादातर का अर्थ आ रहा है तो आपको कुछ नहीं लगाना। ये 3 नियम है मोस्ट के लिए। तो अब दिक्कत कहां पे है, अब दिक्कत देखो, इनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इनमें तो आपको क्लियर है कि इसमें तो सबसे लंबा, इसमें भी सबसे लंबा है। लेकिन अब मोस्ट को कैसे पहचाने कि ये सबसे है या बहुत, ये तो अलग अर्थ निकलता है। ज्यादातर, जैसे हम बोलते हैं ना मोस्ट बॉयज, ज्यादातर लड़के, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो वहां पर मोस्ट का अर्थ क्या निकल रहा है, ज्यादातर। वहां पर मोस्ट का मतलब सबसे लड़के नहीं है, मोस्ट बॉयज आर हार्ड वर्किंग, मोस्ट बॉयज आर इंटेलिजेंट,
ऐसे जब हम बोलते हैं तो वहां पर क्या अर्थ निकलता है, ज्यादातर, वो तो अलग सेंस हो गया। लेकिन बहुत में और सबसे में को कैसे जज करें कि कब इसका अर्थ बहुत निकलेगा यानी कि वेरी के सेंस में निकलेगा और कब इसका अर्थ सबसे निकलेगा। तो विशेषज्ञों ने ऐसा बना दिया, जब इस तरीके की चीजें दी हुई हों इन द क्लास, क्लास में, स्कूल में, शहर में, देश में, दुनिया में, इस तरीके की चीजें दी हुई हों, तब तो मोस्ट को क्या मानेंगे, सबसे। और जब सबसे मानेंगे तो उससे पहले क्या आएगा, द। लेकिन अगर ऐसी चीज नहीं दी हुई होंगी तो इसको क्या मानेंगे, बहुत। और जब बहुत मानेंगे तो क्या आएगा इसके साथ में, ए। तो यहां पे ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय का मतलब क्या है, वो एक बहुत होशियार लड़का है। यहां पर मोस्ट का मतलब क्या निकल रहा है, बहुत, और कुछ नहीं निकल रहा। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर ये, लेकिन टॉलेस्ट का तो अर्थ हमेशा सबसे लंबा, सबसे लंबा। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक। तो बस लोचा किस में है, मोस्ट वाले में। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, मोस्ट के 3 अर्थ होते हैं, सबसे, बहुत और ज्यादातर। ये आपको कॉमन सेंस, मतलब ज्यादातर तो आप वैसे ही पहचान लोगे, लेकिन सबसे और बहुत को आपको जज ऐसा करना है कि अगर इस तरीके की चीजें दी हुई हैं तो इसको अर्थ मानेंगे सबसे, और नहीं दी हुई हैं तो इसको क्या मानेंगे, बहुत, ठीक। क्लियर। एक बार इसको वो कर लो। ये रूल थोड़ा सा पेचीदा है, ना पचने वाला है, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है और पेपरों में आता है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ जी, अब कंपैरेटिव डिग्री की बात कर लो। अब देखो, अभी मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री भी बताई। अब देखो यहां पे एक कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है, बेटर, 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 है ना, 3 दी हुई है। सी इज डैश बेटर देन रीटा, सी इज डैश बेटर गर्ल देन रीटा, सी इज डैश बेटर ऑफ द 2 गर्ल्स। इस तरीके से दिए हुए हैं। तो आपको अब क्या चीज समझनी है, अब देखो कंपैरेटिव डिग्री में क्या है, नॉर्मल ऐसा कुछ आता है, नॉर्मल आता है, कुछ नहीं। सी इज बेटर देन रीटा, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के संग आमतौर पर हम कुछ नहीं लगाते। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इस तरीके से दिया हुआ है, तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। अब बेटर के संग क्या आएगा, ए, या तो ए का करेंगे या एन का। तो सी इज अ बेटर गर्ल देन रीटा। और अगर इस तरीके की बनावट है, यानी कि यहां पर देन ही नहीं है, अपने दिमाग में एक चीज और सेट कर लो, कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और देन नहीं दिखाई दे रहा, 2 लड़कियों में से सीता अधिक अच्छी है, तो छूटते ही आपको क्या लगाना है, द। ये है पॉइंट। नॉर्मल तरीके से आ रहा है, सी इज बेटर देन, यहां पर देन आ रहा है, और सिंपल मतलब कंपैरेटिव डिग्री कुछ नहीं आएगा। देन तो आ रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी दिया हुआ है, तो ए या एन का इस्तेमाल करेंगे। और देन का प्रयोग ही नहीं हो रहा और सीधे मतलब इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको क्या लगाना है, द। पेपरों में 1-2 सेंटेंस कैसे आ जाते हैं, देखो ऐसे दे देते हैं, ऑफ द 2 सिटीज, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑफ द 2 सिटीज, 2 शहरों में से। ऑफ का मतलब ये मत समझना, ऑफ का मतलब 2 शहरों के बीच, बिटवीन के सेंस में भी काम करता है कभी कभी, ठीक है। तो 2 शहरों में या 2 शहरों के बीच, विच इज डैश, और यहां पर दे दिया बिगर। 2 शहरों में या इन 2 शहरों में कौन सा अधिक बड़ा है, तो आपको क्या लगाना है यहां पर, द। क्यों, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री आ रहा है और कहीं पे देन का प्रयोग नहीं हो रहा, तो पेपर में ऐसा आ जाता है। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम बनावट रहती है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। और खास बात बता रहा हूं, इस दागा भी ध्यान रखना, जैसे मैंने यहां पर लगाया है वैसे यहां पर भी, जैसे ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखना है। इस दागा तो ध्यान रखोगे रखोगे, ये भी दे देते हैं एरर में, आर्टिकल्स के एरर में कुछ भी आ सकता है। जब एक्सरसाइज करोगे आपको दोनों टाइप की चीजें मिलेंगी, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अच्छा, एक बनावट ऐसी आती है, हायर वी गो, कूलर वी फील। जितना ऊंचा हम जाएंगे, यहां पे ये एडवर्ब्स का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना ऊंचा हम जाएंगे उतना ही अच्छा महसूस करेंगे। तो अब देखो ऐसा अपना एक फंडा बना लो। अब देखो यहां पे भी हायर आ रहा है, यहां पे कूलर आ रहा है, दोनों कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन देन कहीं नहीं है, तो सीधी सी बात, दोनों के साथ में क्या लगा दो, द का प्रयोग करें। द हायर वी गो, द कूलर वी फील। ये बनावट है, इस बनावट को, कंस्ट्रक्शन को ध्यान रखना कि इस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं तो आपको ये करना। द मोर वन हैज, द मोर वन वांट्स। जितना अधिक किसी के पास होता है वो उतना ही अधिक और चाहता है, सही है ना। द फास्टर यू वर्क द मोर यू अर्न। जितना जल्दी तुम काम करोगे उतना ही ज्यादा कमाओगे, ठीक। तो इस तरीके की जो कंस्ट्रक्शन होती हैं ये एरर में देती हैं, पर मेन मतलब फंडा आपको यही समझना है, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में। ये वाला तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, समझने की कोशिश करना पूरी तरह से।
मैं इस समय आपसे मतलब लाइव चैट पे नहीं बात कर पा रहा, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं समझ में पूरा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। एक और मजेदार नियम, बड़ा नियम है। हाँ, when common nouns are used as abstract feelings, जब common nouns एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स के रूप में काम करते हैं। अब कैसे कॉमन नाउंस? अब देखो कॉमन नाउंस बोले तो जैसे मैं हूं, अब टीचर, टीचर की बात करो, जैसे मैं अपने लिए कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। यहां पर ये टीचर क्या कॉमन नाउन है, ठीक है। तो लेकिन अगर ये फीलिंग के रूप में, अब जैसे मैं एक टीचर हूं तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक टीचर होगा, ठीक है। अब मैं किसी जगह पे जाता हूं, गरीब मतलब जो है कुछ एक गांव में गया, ठीक है, वहां पे बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं है। उनको देख के मेरे अंदर का टीचर मुझसे कहे कि भाई तू टीचर है चिराग, तू इसे पढ़ा, इस बच्चे को हेल्प कर, इस बच्चे की मदद कर। और मैं इंग्लिश का टीचर हूं, वो इंग्लिश ही पढ़ रहा हो, तो मेरे अंदर का टीचर कहेगा इसको पढ़ा दे पढ़ा दे पढ़ा दे। तो एक आवाज सी आती है अंदर से, सही है ना, उस फीलिंग के रूप में। उसको अगर वैसी फीलिंग बन के आती है तो उसके संग में क्या लगेगा अनिवार्य रूप में? द टीचर इन मी, मेरे अंदर का टीचर। मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश, जैसे एक चोर है, उसने कसम खा ली कि मैं चोरी नहीं करूंगा। अब वो कहीं से जा रहा है, उसे एक बैग नजर आया, अब आसपास कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, एक बैग पड़ा हुआ है, उसको दिख रहा है इसमें माल ठाल है। अब वो क्या सोचेगा? वो इधर देखेगा, उधर देखेगा, ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, जब कोई नहीं नजर आ रहा तो उसके अंदर का चोर क्या कहेगा उससे? क्योंकि वो चोर रहा है पैसे से, उसके अंदर का चोर कहेगा उठा ले उठा ले उठा ले। तो जब इस तरीके की फीलिंग्स निकल के आती हैं, जब अंदर की जमीर या अंदर से आवाज आती है, तब हम क्या कहेंगे? तब ऐसी चीजों के संग क्या लगाएंगे? द। ठीक है ना। जैसा कोई डॉक्टर है, ऑफ ड्यूटी है, यानी कि अब इस समय ड्यूटी पे नहीं है, अपने कहीं घूमने जा रहा है अपनी फैमिली के साथ में, और रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, और जो घायल है उसको फर्स्ट एड की जरूरत है, और डॉक्टर के पास सब चीज है मौजूद। फर्स्ट एड का सामान जैसे डॉक्टर्स वगैरह अपने लिए भी रखते हैं, अब उसके पास है और उसको उस चीज का इलाज पता है कि वो उसको कर सकता है, तो उसके अब वो वैसा कर नहीं रहा, तो उसके अंदर का डॉक्टर क्या कहेगा? इसका इलाज कर दे कर दे कर दे। तो ये जो आवाज आती है अंदर से, ऐसी आवाजों को, ऐसी फीलिंग्स को ही हम क्या लगाते हैं? दा से डिनोट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके अंदर का चोर, उसके अंदर के चोर ने उसको विवश कर दिया कि वो पर्स चुराए। वैसे वो चुराना ही चाह रहा था, लेकिन उसके अंदर के चोर ने उसको विवश कर दिया। उसके अंदर के जज ने उसको गलत डिसीजन देने से रोका। जैसा होता है ना, कोई जज गलत डिसीजन देने की सोच रहा था किसी के पक्ष में, लेकिन उसके अंदर का जज बोला नहीं, मतलब फैसला, सही फैसला सुना दे सुना दे सुना दे। इस तरीके की जो फीलिंग आती है, तब क्या लगेगा? दा। रूल ढंग से समझे, है ना। और वैसे नॉर्मल, आई एम अ टीचर, ही इज अ जज, ही इज अ थीफ, हम नॉर्मल ऐसे बात करते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जब ये फीलिंग्स बनकर आते हैं इस तरीके से, और इस तरीके की बात होंगी, देखो इन हिम करके, उसके अंदर का या उसके भीतर का, ठीक, उसके अंदर का हैवान, उसके अंदर का जानवर, उसके अंदर का कुत्ता, उसके अंदर का कमीना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी फीलिंग्स बनकर निकल के आती हैं, उनके लिए आप ऐसा दा का प्रयोग करेंगे। देखना भाई, समझने की कोशिश करें। 11 रूल हुए, अभी तो बहुत रूल बचे हैं, ठीक है भाई। सिंपल रूल। हाँ, शरीर के अंगों के साथ, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब देखो शरीर के अंग तो बहुत सारे हैं, शरीर के अंगों के साथ आंख, नाक, कान, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब एक हम नॉर्मल बात करें, अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, किताब में तो ये साफ साफ लिख देते हैं कि शरीर के अंगों के साथ में आप दा लगाएं, लेकिन हर जगह नहीं आता। अब देखो पहले मैं आपको यहां पर समझाऊं इस सेंटेंस में। एवरी डॉग, हर कुत्ते की एक पूंछ होती है। एक यहां पर किस सेंस में आ रहा है? एक। ये तो हो गई नॉर्मल बात। हर आदमी की एक नाक होती है, ये भी हो गया नॉर्मल, भाई बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो अब यहां पर तो एक आ रहा है, किताब कहती है शरीर के अंगों के साथ में दा, तो वो रूल कहां के लिए है, कहां पे अप्लाई होता है? अब थोड़ा ध्यान से समझना। वो रूल तब अप्लाई होता है जब वो शरीर का अंग क्या हो? अंडरस्टूड हो। क्या हो? अंडरस्टूड हो। जैसे मैंने उसको मारा सिर पर, मैंने उसको सिर पर मारा, तो यहां पर सिर किसका है? उसका। ये तो अंडरस्टूड है। अब ये तो है नहीं मैंने राम को श्याम के सिर पर मारा,
हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हेड क्या है? डेफिनेट, अपने आप ऑटोमेटिक डेफिनेट हो रहा है। तब आपको क्या लगाना है यहां पे? दा। उसने कुत्ते को, उसने उस कुत्ते को, यहां पे ये दा का मतलब है उस कुत्ते को, ठीक है ना, उस कुत्ते को पूंछ से पकड़ा। तो पूंछ किसकी है? सुअर की? नहीं, कुत्ते की। तो यहां पे भी आपको क्या लगाना है? दा। हाँ, अब देखो इसमें मैं आपको समझा दे रहा हूं। एक सेंटेंस, एक चीज होती है आई हिट हिम ऑन। अब फिर से देखो वही वाली बात आ रही है जैसे मैंने कल भी एक चीज समझाई थी। अब ये ऑप्शन में आपके पास आर्टिकल्स हैं बस, ए, एन, द और क्रॉस। अब यही 4 आर्टिकल हैं आपको भरने हैं यहां पे। तो आपको यहां पे क्या भरना है? द। आप ए नहीं भर सकते क्योंकि उसके बहुत सारे सिर नहीं होते हैं। यहां पे आपको क्या भरना है? दा ही भरना है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा होता ए, एन, द और यहां पे एक और ऑप्शन होता हिज, तो यहां पे क्या बेस्ट होता? फिर तो हिज होता, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम क्या बता रहे हैं आपको कि अगर आपको कभी इस तरीके से भरना हो, यहां पे इट्स होता है ना, इट्स टेल, तो ओके कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं ऑप्शन में सिर्फ आर्टिकल्स ही भरने के लिए दिया हुआ है, तब क्या भरोगे? तब के लिए समझाए जा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर जहां पर कोई बॉडी पार्ट दिया हो और वो अंडरस्टूड के सेंस में हो, तो हमेशा क्या भरें? दा का प्रयोग करें। ठीक, ओके, समझ में आ रहा होगा? डेफिनेट वाली चीजों को इस तरीके से करें। रूल्स ज्यादा हैं, देखो मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक हो सकता है कि मैं ज्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए बड़ा टॉपिक है। बड़ा टॉपिक बहुत से लोग एक एक दिन में खत्म कर देते हैं, पर हमें 4, मतलब ये चौथा लेक्चर है जिसमें 1.5 2 घंटे के चौथा लेक्चर है ये। वो भी मैंने स्पीड से कराया, पीपीटीज तैयार करी है, वरना प्रैक्टिकली इसको ढंग से पूरा बकायदा बहुत हौले हौले समझाने में तो 15 दिन का टाइम चाहिए होता है। ठीक, अच्छा, इस तरीके की बनावट को देखें, ऐसे और भी हैं। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ, सही है ना, नाइदर ऑफ, कोई भी चीज हो और बाद में क्या हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, नॉर्मली ये चीज होती है। तो यहां पर बीच में अनिवार्य रूप में दा आएगा। जैसे आपने देखा होगा पेपरों में कभी कभी पूछ लेते हैं ईच ऑफ स्टूडेंट्स, इस तरीके से पूछ लिया, तो आपको क्या लगाना है यहां पे? द। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द गर्ल्स, बोथ ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द रोड्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और अगर ये बनावट दी हुई है तो क्या आएगा? द। अब ये तो हो गया सिंपल सा रूल, ये तो आप वैसे याद रख लोगे। जो आपको ध्यान रखना है वो 3 शब्द ध्यान रखने हैं, 3 ग्रुप जो देखने में ऐसे लगेंगे, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ। इनके बाद में आपको क्या चीज ध्यान रखना है? इनके बाद में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दा कभी नहीं आएगा। क्या कभी नहीं आएगा? दा कभी नहीं आएगा। ध्यान रखना, मैंने आपको ये बताया, देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो चाहे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दा कभी नहीं आएगा। मैंने ये नहीं कहा है कि ए और एन नहीं आएगा। देखो प्लूरल होगा तो ए और एन नहीं आएगा, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कुछ केस ऐसे होते हैं, रेयर केस, जिनमें ए और एन का भी प्रयोग हो जाता है। वो जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तब आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल बस ऐसा समझ लो, ये 3 इसके अलग वाला। किताबों में लिखा रहता है नो आर्टिकल, किताबों में नो आर्टिकल लिखा रहता है। मैं नो आर्टिकल नहीं लिखवा रहा, मैं आपको क्या लिखवाया? काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और टाइप ऑफ। दा कभी नहीं आएगा, रूल ढंग से समझना, दा नहीं आएगा। ए और एन आ सकता है कुछ केस में, तो इसीलिए हम नो आर्टिकल नहीं लिखते हैं, ठीक। हाँ, इनके संग में प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो हमेशा दा आएगा। यहां पे और भी आप बढ़ा सकते हो, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, है ना, अपने हिसाब से कॉमन सेंस लगाकर और भी बढ़ा सकते। सिंपल सा रूल है, आराम से कर सकते हो। ओके, समझ में आ रही है इतनी बात? अगला रूल, अब देखो ये भी किताबों, अब किताब में क्या लिखा रहता है? आविष्कारों के साथ हमेशा दा लगा सकते हो, आविष्कारों के संग में आप दा का प्रयोग करें। लेकिन उन्हें यह भी मेंशन करना चाहिए आविष्कारों के संग हमेशा नहीं आएगा। आविष्कारों के संग सिर्फ तब आएगा जब वो जनरल सेंस में आ रहे हो, जब उनका किस में इस्तेमाल हो रहा हो? जनरल सेंस। जनरल सेंस का मतलब क्या है? व्यापक रूप में, यानी कि जहां पर अगर हम किसी एक शब्द का इस्तेमाल करें, किसी एक इन्वेंशन का, और वो पूरे
समाज के लिए, मतलब पूरी सोसाइटी के लिए काम कर रहा हो, पूरी जितने भी मतलब वो होते हैं उनके लिए काम कर रहा हो। जैसे देखो टीवी, टीवी ब्रॉडकास्ट एवरीथिंग, टीवी हर चीज प्रसारित करती है। तो किसके घर की टीवी? तुम्हारे घर की टीवी या मेरे घर, कोई सी भी टीवी हो सकती है। टीवी का काम ही चीजों को प्रसारित करना है कि नहीं है? अब तुम कहोगे सर मेरे घर की टीवी तो मतलब जो है खाना भी पका देती, अब वो फिर वो अलग ही चीज है, फिर वो टीवी नहीं है जिसको आप गलती से टीवी समझ रहे हो, ठीक है ना। तो टीवी का काम है चीजों को प्रसारित करना, दिखाना, ठीक है। तो यहां पर किसी के भी घर की टीवी हो सकती है, तो ऐसी जगहों पर हम क्या लगाएंगे? द। अब यहां पर किसी ने पूछा कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, तो अब ये टेलीस्कोप, अब जैसे मान लो चलो टेलीस्कोप नहीं होता, हम यहां पर नॉर्मली ले लेते हैं, टीवी का आविष्कार किसने किया। अब मैं ये कहूं कि मेरे घर का टीवी तो फलाने ने बनाया था, उसके घर का टीवी उसने, नहीं, टीवी का आविष्कारक एक ही माना जाएगा इन जनरल। टीवी का आविष्कारक जैसे शायद जेएल बेयर्ड, ठीक है, उन्होंने आविष्कार किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, चाहे वो हमारे यहाँ पर रखा हुआ टेलीस्कोप हो, चाहे लैब में रखा हुआ टेलीस्कोप हो, चाहे कहीं पर रखा हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी जगहों पर क्या आएगा? द। लेकिन अगर हम ये कहें, कोई सेंटेंस नॉर्मल बना दें, आई बॉट डैश टेलीस्कोप यस्टरडे। अब मान लो हमने इस तरीके का एक सेंटेंस बना दिया कि मैंने कल एक टेलीस्कोप खरीदा, तो यहां पे क्या आएगा? ए। क्यों? क्योंकि ये टेलीस्कोप जनरल सेंस वाली बात नहीं चल रही, कोई एक फिक्स टेलीस्कोप की बात चल रही है जो हमने कल खरीदा, कि कल मैंने एक टेलीस्कोप खरीदा। ओके, तो ये चीज आपको समझनी है। और फिर इसमें एक दो फ्रेज भी आपको ध्यान रखनी है, और वो नॉर्मली टीवी के लिए, वॉच और वॉच और वॉच ऑन, इसके बाद में अगर टेलीविजन का प्रयोग होता है नॉर्मल सेंस, ये तो फ्रेज है, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी, तो जब भी वॉच ऑन या वॉच करके आए तो आपको ध्यान रखना है टीवी से पहले और वॉच या वॉच ऑन के बीच में कोई क्या कहते हैं आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये नॉर्मल फ्रेज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो इस तरीके की आप कोई भी इन्वेंशन ले सकते हैं, टीवी, टेलीस्कोप, रेडियो, कुछ भी ले सकते हो जो नॉर्मली आते हैं। पेपरों में टीवी और टेलीस्कोप का ही ज्यादा आया है अभी तक इस रूल से। हम नॉर्मली जो सेंटेंसेस लिखे आए वो पेपरों में आए हुए सेंटेंसेस हैं, किताबों में आपको नॉर्मली मिल जाएंगे जब अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करोगे तो। हर एक रूल के ऐसे ही सेंटेंसेस हैं। अगला रूल भी इसी तरीके से, देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है वाद्य यंत्र, जैसा तबला हुआ, गिटार हुआ, कोई भी मतलब गाने बजाने वाला है, कोई भी यंत्र हो सकता है, उनके साथ में दा का प्रयोग करें। लेकिन एक्चुअल में रूल क्या है? एक्चुअल में रूल है कि ऐसे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनके साथ में लाइक, लव और लर्न, ये तीन वर्ब आ रही हो, उसके बाद ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ रहा हो, तो आपको क्या लगाना है? दा का प्रयोग करना है। जैसे आई एम लर्निंग वायलिन, मैं वायलिन बजाना सीख रहा हूं, दा, ठीक है ना। ही कैन प्ले डैश फ्लूट। प्ले का मतलब सिर्फ खेलना ही नहीं होता, प्ले का मतलब बजाना भी होता है, तो वो बांसुरी बजा सकता है, तो क्या आएगा यहां पे? दा। लेकिन आई बॉट, और जैसे ये दे दिया मैंने एक बांसुरी खरीदी, तो यहां पे क्या आएगा? ये चीज मैं इसीलिए बस आपको बता रहा हूं कि आप, बहुत से लोग क्या सोचते हैं, किताबों में लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में दा का प्रयोग करें, तो वो फ्लूट के साथ भी क्या करते हैं? यहां पे दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ में दा का प्रयोग कब करना है अनिवार्य रूप में? या तो वो डेफिनेट हो रहा हो, जैसे हमने नॉर्मल बताया, वह, वही, उसी, है ना, या अंडरस्टूड फॉर्म में हो, या फिर अगर रूल लगाना है तो रूल क्या कहता है? रूल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं है, रूल है ये पूरा लाइक, लव और लर्न, इनके साथ में अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया तो बीच में आपको क्या लगाना है? दा का प्रयोग करना है। गॉट इट? समझो, चेक करना। ऐसा लग रहा है कूलिंग ही नहीं कर रही। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। एक और बड़ा रूल है ये, ऑर्डिनल्स। देखो ऑर्डिनल्स का मतलब क्या है? ऐसी चीज है, पहली, दूसरी,
तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अगली, आखिरी, ऐसी चीजें, नेक्स्ट, लास्ट, ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स बोलते हैं। तो नॉर्मल रूल क्या है कि ऐसी चीजों के साथ में अगर कोई भी नाउन दिया हो और ये एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑर्डिनल्स तो एडजेक्टिव्स ही हैं, मतलब इन शब्दों के साथ में आपको क्या लगाना है? द फर्स्ट बस, द लास्ट ट्रेन, द थर्ड चैप्टर, द फोर्थ एडिशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अपवाद, अब यहां पर संग में फिर क्या एक अपवाद है। अपवाद क्या है? सिर्फ दो शब्दों के लिए है, थोड़ा ध्यान देना, सिर्फ नेक्स्ट और लास्ट के लिए। रूल ये है कि अगर इनके साथ में अगर कोई समय से जुड़ा हुआ, कोई समय सूचक शब्द दिया हो, अब देखो नेक्स्ट और लास्ट के लिए, बस देखो लास्ट के संग में मंथ, अब मंथ क्या होता है? समय से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट के साथ में संडे, संडे क्या एक दिन का नाम है, समय से जुड़ा हुआ, मतलब समय से जुड़ी हुई कोई भी चीज दी हुई हो तो क्या आएगा? कुछ नहीं। यह है इसका रूल, ये अपवाद है। क्या है ये? एक्सेप्शन। क्या है ये? एक्सेप्शन, ठीक है ना। अब ये तो हो गया एक्सेप्शन। अब पेपर में एक सेंटेंस आया, ही टोल्ड मी दैट I would, that he would go there next day। अब मान लो पेपर में इस तरीके से आया, हाँ, he told me that he would go there next day। अब आपसे पूछा कि मतलब इसमें क्या आएगा। अब आपने मेरा वाला रूल ध्यान कर लिया, सर ने कहा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसी कोई चीज, नेक्स्ट, लास्ट, ये सब ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल्स के बाद में कोई चीज आती है तो आपको दा लगाना है, ठीक है। फिर उसमें अपवाद भी आपको ध्यान है कि सर ने बताया था समय सूचक कोई चीज आ रही हो तो नहीं लगाना, नेक्स्ट और लास्ट के समय, नेक्स्ट और लास्ट। ये वाला जो रूल है समय वाला, सिर्फ किसके लिए है? नेक्स्ट और लास्ट के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है और डे क्या है? समय। तो आपने क्या लगा दिया? क्रॉस। लेकिन मतलब आना क्या है यहाँ पे आएगा क्या? दा। अब तुम कहोगे सर अब क्यों था? अब ये अपवाद का भी अपवाद है, रूल उसका एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन। अब इसको अगर आप वैसे लेके चलो, अगर आप इसको गौर करो तो मैं आपको यहां पे एक सेंटेंस और दे रहा हूं, ही सेड टू मी आई शैल गो देयर, तो अब देखो जैसे ही अगर आप इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलोगे, ठीक है ना, और इनडायरेक्ट का अगर आपको थोड़ा बहुत भी रूल पता हो, यस्टरडे को किसमें बदलते हैं? द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, इस तरीके से बदलते हैं। द लास्ट डे, खाली लास्ट डे नहीं करते हैं, द लास्ट डे। ऐसे टुमारो को किसमें बदलेंगे? द नेक्स्ट डे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब यहां पर मजबूरी है, ये रूल का एक अलग रूल है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब देखो इसका इनडायरेक्ट स्पीच है ये पूरे सेंटेंस को। हाँ, अगर ऐसा कोई सेंटेंस होता ही विल गो देयर, ये नॉर्मल सेंटेंस होता, इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता, डैश, नेक्स्ट और यहां पे होता डे, इस तरीके से, तो कुछ नहीं आता, वही रूल लगता। लेकिन ये क्या है? ये रूल के अंदर का भी दूसरा रूल छुपा हुआ है। तो आपको बड़ा गहराई से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको देखो रूल, फिर उसका एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन। तो इंग्लिश इसी तरीके से बहुत सारी पेचीदगी भरी हुई है, क्योंकि बहुत से बच्चे बस ये वाला रूल पढ़ के चले जाते हैं, पेपर में आ जाता है ये। पेपर बनाने वाले बहुत तेज हैं, पहले तो उन्होंने रूल बच्चों के दिमाग में ये भर दिया, फिर पेपर में पूछ लिया ये। अब जब बच्चों को मतलब आंखें खुली रहेंगी ऐसा क्यों, फिर ये रूल बन गया। फिर उन्होंने पूछ लिया ये, अब बच्चों की और मतलब जो फजी देखोरी है कि नहीं है, तो बच्चों के संग में बड़ी दुविधा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले रूल पर चलते हैं। हाँ, नेशनलिटी वर्ड्स, रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखो ये रूल मैंने पहले भी क्रॉस के नियम में भी समझाया था थोड़ा बहुत। नेशनलिटी वर्ड्स का मतलब होता है राष्ट्रीयता शब्द, और रिलीजियस कम्युनिटी का मतलब है धार्मिक समुदाय। तो नियम, ये किताब कहती है कि इनके साथ में अनिवार्य रूप में दा, कोई भी मतलब राष्ट्रीयता शब्द हो या कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी हो। देखो रिलीजियस कम्युनिटी बोले तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, राजपूत, मतलब धार्मिक समुदाय, और धार्मिक समुदाय के अंदर के भी जो समुदाय होते हैं छोटे छोटे और समुदाय, जैसे हमारे हिंदुओं में भी राजपूत हैं, यादव हैं, बनिया हैं, पंडित हैं, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो वो फिर उनके अंदर के भी हो सकते हैं, जैसे मुस्लिम्स में शिया, सुन्नी, है ना।
तो सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसी भी चीजें, और ये देश में रहने वाले लोग किसी भी जगह के, जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन, फ्रेंच, तो किताब तो ये कहती है इनके संग में दा नहीं, हमेशा दा नहीं आएगा। इनका रूल ढंग से समझ लेना। इनके साथ में दा सिर्फ तब आएगा जब पहली बात तो ये प्लूरल फॉर्म में हो। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में हो। और प्लूरल फॉर्म में किस चीज को शो कर रहे हो? जनरल सेंस को शो कर रहे हो। किसको शो कर रहे हो? जनरल सेंस को, यानी कि सभी को लेकर चल रहे हो। जैसे अब देखो, ये तो मैंने अभी एक सिंपल सा एक सेंटेंस लिख दिया, आई एम डैश इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। अब देखो ये इंडियन क्या है? ये जनरल सेंस की बात नहीं चल रही, पहली बात तो प्लूरल भी नहीं है। इंडियंस, भारतीय बहुत मेहनती होते हैं। अब कौन से भारतीयों की बात कर रहे हैं? ये सभी की बात है। एक तो प्लूरल फॉर्म में है और जनरल सेंस में, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ये रूल आपको ऐसा समझना है, ठीक है। जैसे आई एम अ हिंदू, मैं एक हिंदू हूं, है ना। और अगर हम ये कहें हिंदूज वर्शिप काउस, हिंदू गायों की पूजा करते हैं, तो कौन से हिंदुओं की बात चल रही है? सभी हिंदुओं की। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? द। सिंपल ऐसे। अब दिक्कत यहां पे भी नहीं है, देखो इसमें इसका आप हिंदू का हिंदूज कर सकते हो, एस लगा सकते हो, इसमें एस लगा सकते हो, इसमें एस लगा सकते हो। इंडियन में आपने एस लगा दिया, पर इनमें एस वगैरह नहीं लगता है। तो इनमें आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि कब ये राष्ट्रीयता शब्दों के लिए बात चल रही है, कब, क्योंकि इनका प्लूरल भी यही है, इनका प्लूरल भी यही है। फिर मैंने एक रूल भी आपको समझाया था, सब्जेक्ट और लैंग्वेज वाला। सब्जेक्ट और लैंग्वेज के सेंस में आएगा तो कुछ नहीं। अब देखो, जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, आई कैन स्पीक फ्रेंच। एक मैंने सेंटेंस लिखा, आई मेट फ्रेंच इन द मार्केट। एक मैंने ये सेंटेंस लिखा, है ना। और मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा, यहां पे लिख दे रहा हूं, डैश फ्रेंच आर वेरी रिच। अब मैंने इस तरीके से 3 सेंटेंस बनाए, तीनों में फ्रेंच फ्रेंच फ्रेंच, ठीक है। तो अब आपको क्या चीज समझनी है? अब देखो, मैं फ्रेंच बोल सकता हूं, तो यहां पर क्या है? फ्रेंच एक भाषा है। मुझे मार्केट में, अब हम ये कह सकते हैं मुझे मार्केट में सारे फ्रांस के लोग मिल गए, मुझे मार्केट में एक फ्रांस का आदमी मिला, मुझे मार्केट में एक फ्रांस का व्यक्ति मिला। और फ्रांस के जो लोग होते हैं बहुत ही अमीर हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? था। यहां पे ये फ्रांस के लोग हैं, प्लूरल है, ऑटोमेटिक आपको अपने आप देखो वर्ब से पता करनी है ना। यहां पे तो खैर चलो वर्ब नहीं है, कॉमन सेंस लगाना है। ये भाषा की बात चल रही है क्योंकि स्पीक करके आ रहा है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, फ्रेंच से पहले क्रॉस, फ्रेंच से पहले ए, फ्रेंच से पहले द, बहुत सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। रूल के अंदर रूल है, आर्टिकल्स को हल्के में ना लें। बहुत कम लोग पूरी तरह से आर्टिकल सही से लगा पाते हैं, रूल्स नहीं लगा पाते ढंग से, प्लीज समझें। बहुत कंफ्यूजन रहता है वरना। और तसल्ली से वीडियो को बार बार देखें रूल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये इजी रूल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो ये यूनिक चीजें जो नॉर्मली जिनकी बात चल रही है तो वो सिंगल है ऐसे, और इनमें भी यही शब्द आप ज्यादा ध्यान रखो, सन, मून, अर्थ, यूनिवर्स, वर्ल्ड, फ्यूचर। इनके संग में अनिवार्य रूप में आपको क्या लगाना है? द। इजी रूल है, द सन इज ए स्टार। अब देखो यहाँ पर अ स्टार क्यों है? क्योंकि सूरज एक तारा है, तो सन के साथ तो द ही लगाना है आपको, है ना। अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सिंपल, द सन सेट्स इन द वेस्ट, हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं। तो इसमें जो देखो सन, मून, अर्थ, यूनिवर्स, वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, है ना, इन द फ्यूचर, यूनिवर्स के साथ में द यूनिवर्स, ठीक है। ऐसी चीजें आपको अपने आप से समझनी है। और भी है तो सब, जैसे एटमॉस्फेयर इसमें आता है, एटमॉस्फेयर के लिए आपको क्या लगाना है? द, ठीक है। ये तो पेपर में जो आते हैं वो सन, मून और अर्थ ज्यादा आते हैं, वर्ल्ड वगैरह तो आप नॉर्मल कर सकते हो, जैसे इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, इन द कंट्री, इन द सिटी, इस तरीके से जो बोलते हैं वो नॉर्मल लगता ही लगता है। इसमें जो अपवाद है वो शब्द है स्पेस। वो शब्द कौन सा है? स्पेस। स्पेस। अब स्पेस भी 2 अर्थ होते हैं, एक तो होता है जगह के सेंस में, एक होता है अंतरिक्ष। जो अंतरिक्ष, मुझे अंतरिक्ष हिंदी में लिखना नहीं आता, अंतरिक्ष हो सकता है मात्रा गलत हो, कोई माइंड मत करना। तो अंतरिक्ष के सेंस में आएगा तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जबकि स्पेस अंतरिक्ष के सेंस में भी मतलब यूनिक चीज तो है ही है, जैसे ये यूनिक है वैसे ये होना चाहिए। लेकिन ये क्या है?
ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। तो जैसे कल्पना चावला, या चलो केसी कर देते हैं, केसी वेंट टू स्पेस। अब जैसे पेपर में ये सेंटेंस आता है, बच्चा क्या सोचता है, यार स्पेस भी तो यूनिक चीज है, जैसे सर ने कहा था यूनिक चीज है, लेकिन स्पेस के संग में नहीं आएगा। और जगह के सेंस में होगा तो डेफिनेट हो रही होगी तो आएगा, नहीं हो रही होगी तो नहीं आएगा। जगह के लिए तो अपना अपना फंडा, लेकिन स्पेस के संग में कभी नहीं आएगा। ओके, नोट कर लेना। 18 रूल हो गए, 6 रूल बचे हैं बस, ज्यादा देर नहीं। ठीक है भाई, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो ये 2-3 रूल तो 1-1 मिनट के हैं बस। देखो सशस्त्र बल के साथ में, आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बल जो होते हैं, जैसे पुलिस हुआ, बीएसएफ हुआ, है ना, कोई भी नेवी, एयरफोर्स, जितने भी सशस्त्र बल जिनके पास शस्त्र होते हैं, उनके साथ में आपको क्या लगाना है, अनिवार्य रूप में। इसमें कोई ज्यादा सोचा साची करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उठपटांग की, मतलब होम गार्ड के लिए क्या आएगा। अरे देखो भाई, जो सशस्त्र बल है उनके साथ में पेपर में होम गार्ड वगैरह नहीं पूछे जा रहे, बीएसएफ है ना, सीआईएसएफ, पुलिस, नेवी, एयरफोर्स ऐसे ही आते हैं। सिंपल सा रूल है, इसमें कोई खास ऐसा नहीं है। इसको आप आराम से देख सकते हो, समझ सकते हो। अब ये है थोड़ा बड़ा रूल, मेरे ख्याल से अब शायद बड़े रूलों में यही एक बचा है। हाँ चलो देखना भाई, इस रूल को ढंग से समझना। अब देखो फिर से किताब क्या कहती है, पदों के साथ में अनिवार्य रूप में दा का प्रयोग करें, पदों के साथ में। अब मैं यहां पे एक सिंगल पॉइंट लेता हूं, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल भी तो एक पद है, पोस्ट है, कोई सा भी पद ले सकते हो। अब इसके लिए आपको मेरी तीनों वीडियोस, जो पिछली 3 वीडियोस हैं वो भी देखनी पड़ेंगी, है ना। क्यों? क्योंकि तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अब देखो, अगर आप गौर करके देखोगे, ये दो और एक ये, मेरे पिताजी, सही है ना, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। पहले तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं, प्रिंसिपल 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 प्रिंसिपल, 5 जगह पे ये लिखा हुआ है। अगर बच्चे ने सिर्फ ये रूल पढ़ लिया है ना किताब वाला, कि पदों के साथ में दा आता है, पदों के साथ में दा आता है, और वो पेपर में ये 5 सेंटेंस आ गए, तो 5 में क्या भरी आएगा, दा। और सही कितने होंगे उसके पास, 2। कितने सही होंगे, 2। 5 में से सिर्फ 2 सही हुए, 3 गलत हो गए, तो नंबर कितने आए 5 में, 1.25। नंबर कितने आएंगे, 1.25। क्या वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। यही दिक्कत होती है। तो इसीलिए ऐसी दुविधाओं से बचने के लिए आपको रूल के बारे में तह तक जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों में तो क्या लग रहा है मालूम है, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लगना है। माई फादर, मेरे पिताजी एक प्रधानाचार्य हैं, एक के सेंस में, किस सेंस में, एक। और जब हम इस तरीके से डेफिनेट कर देते हैं इस कॉलेज के प्रधानाचार्य, तो क्या आ जाएगा यहां पे, द। तो ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये दोनों मैंने क्रॉस के नियमों में समझाए थे, अगर आपको ध्यान हो। देखो, अपॉइंट के बाद में कोई ऐसा पद दिया हो जो एक होता है, तो क्या आएगा, कुछ नहीं। फिर मैंने आपको एक और दिया था, द पोस्ट ऑफ, द टाइटल ऑफ, द रैंक ऑफ। अब इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जो लाइन से पड़ेगा। देखो, बीच में से पढ़ने पर थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों देखोगे, तब आर्टिकल्स की गहराई नाप पाओगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है। माई फादर वॉज प्रोमोटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां पर क्रॉस, यहां पर क्रॉस, ये मैं नियम क्रॉस में करा चुका हूं। ये ए और दा मैंने बेसिक। अब देखो, ये 3 जगह पे, तो 3 में से, वो 4 में से 1 जगह पे दा आ रहा है बस। यहां क्रॉस है, यहां क्रॉस है, यहां पे ए है। तो ये रूल बना किस चीज के लिए, रूल बना है सिर्फ ऐसे सेंटेंसों के लिए। अब वो भी कैसे सेंटेंसों के लिए, जहां पर ये पद वगैरह की हम बात कर रहे हो, अंडरस्टूड के सेंस में हो रहा हो। अभी आप लोग सब किसी स्कूल में बैठे हो, मान लो आप लोग सब किसी स्कूल में बैठे हो, किसी क्लास में बैठे हो, शोर मचा रहे हो क्योंकि क्लास में टीचर नहीं है। इतने में एक लड़का भागता हुआ है, और शांत हो जाओ, प्रिंसिपल आ रहे हैं, या प्रिंसिपल आ रहे हैं। तो अब ये बताओ, आप लोगों को नहीं पता कि वो कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अंडरस्टूड है या नहीं है, उसी स्कूल का प्रिंसिपल जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, हाँ या ना। तो बस जहां पर अंडरस्टूड के सेंस में होता है, वहां पे आपको क्या लगाना है, अनिवार्य रूप में दा का प्रयोग करें, द प्रिंसिपल इज कमिंग। जैसे अभी हम अलीगढ़ में रहते हैं, अभी हम कहें कि कल हमारे यहाँ पे एक फंक्शन है, उसमें डीएम साहब आएंगे, तो कहां के डीएम, अलीगढ़ के डीएम होंगे, अंडरस्टूड, तो वहां पे द डीएम। लेकिन अगर हम वैसे बताएं कि भैया मेरे अंकल जी हैं, वो भी एक डीएम है, तो यहां पे क्या आएगा, एक डीएम। हम ये कहें कि वो आगरा के डीएम है, तो क्या आएगा, द डीएम। अपॉइंटेड डीएम हो तो कुछ नहीं आएगा, सिंपल सा, यही फंडे हैं। तो कहां पे आना है, जब अंडरस्टूड हो। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है बहुत सी जगहों के लिए, यानी कि पदों के साथ में आप दा लगा सकते हो, बशर्ते वो क्या हो, अंडरस्टूड हो। ठीक, कॉपी कर लेना भैया, नोट कर लेना।
ओके, कोई भी बात हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, लाइव चैट नहीं चल रहा, आप कमेंट में जाकर मतलब मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल नंबर हो मेरा तो पर्सनल मतलब मुझसे पूछ सकते हैं कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। अब देखना भाई, इजी सा रूल है ये भी। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के जो अंग होते हैं, उसमें भी बस ये तीन ही अंगों की बात चल रही है बस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। न्यायपालिका, विधान पालिका और कार्यपालिका, बस ये तीनों की बात चल रही है। आप इनको नॉर्मल वे में याद रखें। इन सब के साथ में क्या आएगा, द का प्रयोग करना है आपको, सही है ना। द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशियरी। ओके, समझ में आ रही है बात। ये तो वैसे ही रूल है नॉर्मल। कप्स एंड ट्रॉफीज, सही है ना। अब देखो, कोई भी कप और ट्रॉफी मतलब दुनिया भर की कोई सा भी मतलब किसी भी गेम का जो हम लोग खेल वगैरह खेलते हैं, तो जैसे वर्ल्ड कप है, जैसे वर्ल्ड कप हुआ, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी, कोई भी ट्रॉफी का नाम हो, इनके साथ में आप अनिवार्य रूप में क्या इस्तेमाल करें, दा का प्रयोग करें। ये इजी रूल है, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो डूरंट कप हो, चाहे बैडमिंटन का हो, चाहे टेनिस का हो, डेविस कप हो, कोई सा भी कप हो, कोई सी भी ट्रॉफी हो, ठीक है। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983, ठीक है, एंड इंडिया वंस अगेन वॉन द वर्ल्ड कप इन 2011। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। इजी रूल है ये, कोई ज्यादा खास वो नहीं है। ये बनावट है। अब देखो, इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। एक मैंने आपको बनावट बताया था प्रति का सेंस। एक होता है जब हम इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करेंगे, जैसे अंडे, अंडे दर्जनों के हिसाब से बिकते हैं, दर्जनों में बिकते हैं या दर्जन के भाव बिकते हैं, प्रति दर्जन नहीं बिकते। हम ये नहीं करें, अगर हम ये कहें कीमत बताएं 50 रुपए प्रति दर्जन, 50 रुपए प्रति, तो वहां प्रति के लिए आपको क्या लगाना है, ए या एन। लेकिन जब इस तरीके का हो कि अंडे दर्जनों से बिकते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दा। कपड़ा मीटर के भाव बिकता है, तो क्या आ जाएगा, दा। हाँ, अगर मैं ऐसा सेंटेंस कहूं, एक्स आर सोल्ड एट ₹60 डजन, तो अब देखो यहां पर क्या दी हुई है, कीमत दी हुई है प्रति दर्जन की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए या एन। तो यहां पर फिलहाल क्या आएगा, ए। ऐसे अंडे 60 रुपए प्रति दर्जन बिकते हैं, लेकिन यहां पे हम बस उसकी यूनिट बता रहे हैं कि वो दर्जनों के हिसाब से। जैसे दूध है, दूध, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, मिल्क इज बॉट बाय द लीटर, तो लीटरों में या मीटर में। तो ये कंस्ट्रक्शन है, बनावट है, वो आपको ध्यान रखनी है। सिंपल सा फंडा है। लास्ट रूल, आखिरी रूल बचा है। अच्छा, ये वाला रूल मैं आपको करा भी चुका हूं, है ना, लेकिन मैंने दूसरे उस सेक्शन में करवाया था। हाँ, दूसरे सेक्शन में करवाया था। अगर आपको ध्यान हो, कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा, कोई भी पक्षी, सही है ना, मैंने तब आपको ऐसा समझाया था, सिंगुलर फॉर्म में हो, आप मेरी मतलब तीसरी वीडियो देखना, उसमें ही समझाया, सिंगुलर फॉर्म में हो और जनरल सेंस में आ रहे हो, पूरी जाति को शो कर रहे हो, जनरल सेंस में आ रहे हो, कोई भी जानवर। तो मैंने तब भी एग्जांपल भी लगभग यही दिए थे। डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। तो देखो यहां पर डॉग क्या है, एनिमल है, डॉग सिंगुलर फॉर्म में, और कौन से कुत्ते की बात चल रही है, सभी कुत्तों की बात चल रही है। तो यहां पर मैंने तब समझाया था ए, लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, यहां पर दा भी इक्वली सही है। यहां पर ए और दा आप कुछ भी लगा, बस क्या गलत है, खाली छोड़ना गलत है। क्या क्या गलत है, खाली छोड़ना गलत है, ठीक। देखो, लोग कहते हैं कि हाथी इज विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब है प्रतिशोधी स्वभाव का होता है, बदला जरूर लेता अगर हाथी से आप छेड़खानी करोगे। तो यहां पर कौन से हाथी की बात चल रही है, पहले तो हाथी देखो, हाथी एक जानवर है, हाथी सिंगुलर फॉर्म में है, और यहां पे हाथी का मतलब सभी हाथियों की बात चल रही है, जितने भी हाथी हैं। तो अब आपको क्या चीज समझनी है, जब सभी हाथियों की बात चल रही है, तो यहां पर या तो एन लगाओ या फिर क्या लगाओ, दा लगाओ, पर कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ का मतलब ये भी नहीं है, यहां पर एलिफेंट की स्पेलिंग गलत हो गई है, एलिफेंट की स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो एन या द, कहीं एलिफेंट के संग या तो एन है। अब ये नहीं है कुछ भी लगाने का मतलब ए लगा दो, हाँ, तो ये भी चीज समझनी है, ठीक है। तो खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक, समझ में आ रहा है। हाँ, अब यही चीज आपको समझनी है। अगर ऐसा होता सेंटेंस, डॉग्स आर फेथफुल, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं फिर। अब देखो, ये मैंने आपको रूल कब बताया, जब ए या दा लगाने का, जब सिंगुलर फॉर्म में हो जाए।
अब देखो यहां पे कुत्ते वफादार होते हैं, है तो जनरल सेंस में, लेकिन किस में है? प्लूरल फॉर्म में। तो प्लूरल फॉर्म में तो कुछ नहीं, इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये था मतलब आर्टिकल्स का आपका पूरा रूल्स वगैरह। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, क्रॉस के रूल करा दिए, ए और एन के करा दिए, दा के करा दिए। तो ताकि मैंने स्पेशल जो रूल्स बताए, आराम से ओले ओले वीडियो को बार बार रिपीट करके देखते रहना, तभी आपको ढंग से समझ में आएंगे। और फिर इन रूल्स को ऐसे समझ में नहीं आएंगे, अप्लाई करना, एक्सरसाइजेज में लागू करना, एक्सरसाइजेज में लागू करना, तब आपको क्लियर होंगे। ठीक। अच्छा, कुछ फ्रेजेस होते हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे फ्रेजेस का मतलब मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि फ्रेजेस क्या होते हैं। जैसे वंस अपॉन अ टाइम, मेक अ नॉइज, टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, हैव अ रेस्ट। अब इस तरीके मैंने यहां पर कुछ लिख दिए, 5-6 मैंने फ्रेजेस लिख दिए। तो ये फ्रेजेस का मतलब क्या है? ये फिक्स्ड हैं। अब इनमें आप कोई अपने आप से छेड़खानी, चाहे इनमें कोई रूल लग रहा हो नहीं लग रहा हो, ये फिक्स्ड हैं तो फिक्स्ड हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है। वंस अपॉन अ टाइम, जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, अब टाइम कोई काउंटेबल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ए आ रहा है। मेक अ नॉइज, नॉइज काउंटेबल है नहीं है, फिर भी ए आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो जहां पे फिक्स्ड फ्रेजेस हैं वहां पे आप कोई भी चीज नहीं कर सकते। फिक्स्ड फ्रेजेस भी 70-75 तो ऐसे हैं जो नॉर्मली पूछे जाते रहते हैं। जब आप किताब करोगे, एक्सरसाइज करोगे, हर किताब में आपको ये फ्रेजेस मिल जाएंगे। ये तो आपको किताबों से ही संपर्क साधना पड़ेगा। मैंने आपको जो मुझे कराने थे, और जरूरत पड़ेगी तो जैसे एक्सरसाइज मैं जो कराऊंगा उसमें अगर आते हैं तो मैं आपको बताता चलूंगा ये फ्रेज है क्या है। आपको सब चीज पता होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, क्रॉस के रूल, ए और एन के रूल और दा के रूल, सब चीजें, और फिर फ्रेजेस। सब चीजों को मिलाने के बाद तब आप आर्टिकल्स। मैं फिर से हल्की सी एक बात और बता दे रहा हूं कुछ स्टूडेंटों के लिए, फिर से एक बात समझ लेना। आर्टिकल समंदर है, 2 टॉपिक, इंग्लिश के 2 टॉपिक ऐसे हैं, आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस समंदर हैं। प्लीज आप हमारे हाथ जितना हम बता रहे हैं आप उसी वे में चलें। अगर आपने ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करी तो आप डूब जाओगे, फिर बाहर निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो इसीलिए आप लोग एक पेपर को क्वालिफाई करने के लिए बैठे हुए, तो उस पेपर से रिलेटेड, पेपर में आने वाली चीजें, क्योंकि कुछ बच्चे क्या आप सीधे पीएचडी करने पर उतर आते। पीएचडी तो मैंने भी नहीं करी है, समझे? तो पीएचडी वाली पढ़ाई तो हम कर ही नहीं रहे। हम सिर्फ कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई, जो पेपर में आती हैं। तो उन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करें, ध्यान केंद्रित करें। पेपर अब ज्यादा दूर नहीं है, इधर उधर की चीजों में ना भटकें, ज्यादा डीप या गहराई में जाने की कोशिश ना करें, वो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देगी, बहुत सारी चीजों में दिक्कतें आ जाएंगी। आप बिल्कुल फ्रेश दिमाग से जैसे रूल बताए हैं वैसा करें। जितना कंफ्यूज करना होता है वो हम खुद ही करते रहते हैं, आप खुद से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिस ज्यादा करें, बिना प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं होगा। अब जैसे कल आपने ये न्यूज तो सुनी ली होगी कि अब जो सेंट्रल की भर्तियां हैं उसमें भी सीईटी लागू होने वाली है। तो सीईटी का मतलब क्या है? अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है, तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सब चीजें, चाहे रेलवे का हो चाहे किसी भी चीज का हो, उसमें सब चीज आएगी। और जब सेंट्रल की बात होती है तो इंग्लिश तो आपको मुख्य रूप में याद रखनी ही पड़ेगी। उसमें साइड में मुझे नहीं लगता कोई अन्य भाषा का विकल्प होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सेंट्रल की भर्तियों की बात करोगे तो बंगाल में चले जाओ या इधर उधर चले, वहां हिंदी नहीं इस्तेमाल करते वो लोग ज्यादा, फिर उनके लिए बंगाली में बनानी पड़ेगी, है ना, कि मलयालम में, तेलुगु में। बहुत से लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती है, तो वो नेशनल लेवल पर जब पेपर बनेगा तो उसमें इंग्लिश को ही तवज्जो दी जाएगी। तो प्लीज अभी से, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ध्यान करते चलें सभी चीजों के लिए, ठीक है ना। चाहे अभी, क्योंकि आपका अभी लंबा सफर है, अभी आपको बहुत सारे पेपर भरने हैं, है ना। टारगेट बना के चलो अभी से ही कि हमें क्या बनना है, मतलब कौन सा अधिकारी बनना है, किस चीज में जाना है। तो अभी से अपनी वो करो, और ज्यादा गहराई में आवश्यक, जहां पे आवश्यक हो वहीं गोते लगाओ, अनावश्यक गोते ना लगाओ। ठीक, तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर जल्दी, ठीक है। थैंक यू। और ये आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट है पूरा लगभग। तो आप प्लीज अब एक्सरसाइज वगैरह करें, कोई समस्या आती है कमेंट करें या मुझे व्हाट्सअप पे कर सकते हैं, मैं आपको टाइम मिलते ही उनके रिप्लाईज दे ही दूंगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं फिर।